बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। तो ये जो चैप्टर है इसका नाम है बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस, यानी कि पहले तो हम लोग देखेंगे बायोटेक्नोलॉजी का क्या मीनिंग होता है, फिर उसका किस तरह से इस बायोटेक्नोलॉजी को जो बायोटेक्नोलॉजी में जो भी हम लोग अचीव करते हैं किस तरह से अचीव करते हैं, ठीक है, और इसका कहाँ से एप्लीकेशन कैसे कहाँ हम इसको अप्लाई करते हैं। सबसे पहले देखो ये बायोटेक्नोलॉजी ये बेसिकली ओवरऑल इसका मीनिंग ये होता है कि कहीं से भी एक जीन को ले आना, ठीक है, कहीं से भी जहाँ भी तुमको जरूरत है वहाँ से एक जीन को ले आना और दूसरे के अंदर डाल देना उसको रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, ठीक है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी मतलब होता है कि डीएनए जो है उसका कुछ पार्ट को लेके आना और उसको फिर से कंबाइन करना, किस लिए, ताकि हम लोग को डिजायर्ड इफेक्ट मिले, ठीक है। देखो आजकल हम लोग जितना सारा बायोटेक्नोलॉजी का जितना सारा भी एप्लीकेशन यूज करते हैं उसमें ये होता है कि कोई एक लिविंग ऑर्गेनिज्म या फिर कोई एक एंजाइम, क्या बोले हम, कोई एक लिविंग ऑर्गेनिज्म या फिर कोई एक एंजाइम को लेकर किसी एक बैक्टीरियल सेल या फिर किसी भी होस्ट सेल में डाला जाता है ताकि कुछ कोई डिजायर्ड ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग को मिले, कोई डिजायर्ड प्रोटीन मिले। देखो एक सपोज ये मेरा डीएनए है, अब यहाँ से यहाँ तक मेरे स्ट्रक्चरल जीन, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि इस स्ट्रक्चरल जीन को, अब हमको पता है कि स्ट्रक्चरल जीन जो है सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रोटीन बनाता है, तो प्रोटीन भी बनाता है, ठीक है। अब हमको एक प्रोटीन जो है चाहिए, जितना नेचुरली बनता है उतना सफिशिएंट नहीं है मेरे लिए, हमको रेगुलरली वो प्रोटीन चाहिए। कोई भी प्रोटीन बनाता होगा तो स्ट्रक्चरल जीन, इसके बाद क्या होगा, एमआरएनए बनेगा, एमआरएनए से ट्रांसलेशन होगा, ट्रांसलेशन से प्रोटीन बन जाएगा। तो ये जो अगर हमको ये जीन मिल जाए तो बहुत अच्छा बात होगा, उससे उससे हम यूज करके इसको क्या कर सकते हैं, प्रोटीन बना सकते हैं। लेकिन प्रोटीन बनाएंगे कैसे, प्रोटीन बनता कहाँ पे है, ये जो ट्रांसलेशन होता है होता कहाँ पे, सेल में होता है, ठीक है। तो अगर हमको कोई ये जीन मिल जाए प्लस क्या मिल जाए, एक होस्ट सेल मिल जाए, हम क्या करेंगे, ये जीन को वहाँ पे ट्रांसफर कर लेंगे, है ना, और ये जो जीन वहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा, ये होस्ट सेल जो है ये मेरे लिए प्रोटीन बनाएगा। क्यों, क्योंकि ये जीन को हम लेकर वहाँ पे डाल दी, स्ट्रक्चरल जीन को लेकर वहाँ पे डाल दी, तो क्या होगा, ये उसको अपने जीन के जैसे ट्रीट करेगा और फिर क्या होगा, ये प्रोटीन बनाना स्टार्ट कर देगा। तो इसको हम लोग कहते हैं बायोटेक्नोलॉजी। इस तरह का जितना प्रोसेस है जहाँ पे कि हम लोग एक लिविंग ऑर्गेनिज्म और किसी एंजाइम का यूज करके कुछ डिजायर्ड इफेक्ट, ठीक है, जेनेटिक इफेक्ट हम लोग उसको कहते हैं, ऐसा कुछ हासिल करते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं बायोटेक्नोलॉजी का प्रोसेस, ठीक है, उसको कहते हैं बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोसेस। तो हम लोग देखेंगे कि किस कितना कितना तरह का होता है, और हम लोग का एनसीईआरटी में एक स्पेसिफिक डेफिनेशन दिया हुआ है बायोटेक्नोलॉजी का, सब अपना बुक देखो और सुनो, क्योंकि एनसीईआरटी जो है यूजुअली अपना नीट का भी और एग्जाम में दोनों इस तरह के क्वेश्चन डायरेक्टली डालते हैं। European Federation of Biotechnology, FEFB, the European Federation of Biotechnology, has given a definition of biotechnology that encompasses both traditional and modern molecular biotechnology. ये definition क्या है देखो, यूरोपियन EFB, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी का, जो एक डेफिनेशन दिया है और वो डेफिनेशन स्टैंडर्ड डेफिनेशन है जो कि एक्सेप्टेड है, और वो क्या बोल रहा है देखो, द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस and organisms, cells, parts thereof and molecular analogues for products and services। क्या क्या बोल रहा है, द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस, मतलब किसका किसका मिक्सचर है, नेचुरल साइंस का और किसका, ऑर्गेनिजम्स का, ठीक है। हम लोग जो नेचुरली साइंस जानते हैं, बायोलॉजी में हम लोग जो साइंस जानते हैं उसका यूज करेंगे, प्लस किसका यूज करेंगे, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उनका यूज करेंगे, या फिर उनका एंजाइम्स का यूज करेंगे, या फिर उनका किसी पार्ट्स देयरऑफ, ठीक है, उनका सेल्स, या फिर उनका किसी भी तरह का मॉलिक्यूलर एनालॉग, मतलब कोई भी मॉलिक्यूलर एनालॉग का मतलब होता है कि उनके जैसा जो भी कोई वैसा कोई फंक्शन, जो भी कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल जो कि उस तरह का फंक्शन कर सके, हम लोग उसका यूज़ करेंगे। तो उनमें बहुत सारे केमिकल्स आते हैं, बहुत सारे एंजाइम्स आते हैं, वो सब हम लोग पढ़ेंगे। तो ये होता है बायोटेक्नोलॉजी, मतलब हमको अल्टीमेटली क्या करना है कि किसी लिविंग ऑर्गेनिजम्स का या फिर किसी एंजाइम का यूज़ करेंगे, ठीक है, और उसके ऊपर हम लोग जो भी टेक्नोलॉजी आजकल जानते हैं उसको यूज़ करके
उसका जेनेटिक मटेरियल जो है उसको निकालने का कोशिश करेंगे, ठीक है। और फिर क्या करेंगे, उसको कहीं और प्लांट करने का कोशिश करेंगे किसी होस्ट सेल में, ताकि हम लोग कुछ डिजायर, कुछ भी डिजायर जो हम लोग को चाहिए वो चीज़ मिले, ठीक है। डिजायर उसमें प्रोटीन भी हो सकता है और कुछ भी हो सकता है जो भी हम लोग को चाहिए। देखो एक तरह से अगर देखा जाए, जो दही बनता है कर्ड, कर्ड, ठीक है, दही जो बनता है वो दही का अल्टीमेट जो पहले जो उसका फॉर्म होता है क्या रहता है, दूध रहता है ना। दूध से दही बनता है। दूध से दही बनने के लिए कौन सा हम लोग का बैक्टीरिया, कौन सा, लैक्टोबैसिलस, ठीक है। ये जो लैक्टोबैसिलस है, लैक्टोबैसिलस है, ये एक क्या है, ये एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, एक बैक्टीरिया है, ठीक है। और ये सर्टन मिल्क के ऊपर सर्टन काम करता है, कुछ करता है जिसकी वजह से दूध क्या बन जाता है, कर्ड बन जाता है। तो ये एक तरह, ये भी एक तरह का बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोसेस हुआ, पर ये नेचुरली होता है, ठीक है नहीं, ये नेचुरली होता है। और ईस्ट जो फर्मेंटेशन करता है, फर्मेंटेशन का क्या मतलब होता है, अल्कोहल बनाना। शुगर से अल्कोहल जो बनता है, ग्लूकोज से जो अल्कोहल बनता है, ये कौन बनाता है, ईस्ट बनाता है ना। और तुम लोग जानते हो केक जो बनता है, मैदा से जो केक बन जाता है, इसके ऊपर हम लोग ईस्ट डालते हैं तो हो जाता है। तो ये जो प्रोसेस है उसमें वो क्या करता है, हो सकता है लैक्टोबैसिलस किसी तरह का अपना एंजाइम्स डालता है किसके ऊपर, मिल्क के ऊपर। वो एंजाइम उसके शरीर में बन कैसे रहा है, क्यों, क्योंकि उसके उसका जो डीएनए है उसमें कोई जीन होगा ऐसा जो कि उस प्रोटीन को बना रहा होगा या फिर उस एंजाइम को बना रहा होगा, लेकिन अगर हम लोग को क्या मिल जाए कि वो लैक्टोबैसिलस को एंजाइम मिल जाए तो हम लोग क्या करेंगे, मिल्क को डायरेक्ट मिल्क बना सकते हैं उससे, ऐसा होता भी है, ठीक है। तो एक तरह से ये तो नेचुरली, ठीक है, हम लोग दूध को रख लेते हैं तो उससे वो अपना कभी कभी कर्ड बन जाता है, ठीक है। उसका मलाई को रख दोगे तो वो अपने आप कर्ड बन जाता है, क्योंकि उसमें लैक्टोबैसिलस जो है एनवायरनमेंट में जो रहता है वो आके छुप जाता है उसमें, है ना। लेकिन अगर हम लोग उसको बहुत बड़े स्केल में करना चाहते हैं खुद से कर सकते हैं उसको, ठीक है। लैक्टोबैसिलस जो है उसको लेकर हम लोग खुद से कर सकते हैं, अगर बहुत बड़े स्केल में हम लोग को करना है, ठीक है। तो उस एक बहुत बड़ा डेयरी फार्म में बहुत सारा गाय आ जाता है, उसमें तुम दूध निकाल के उसमें दही बनाना है, तो तुम क्या करोगे कि बहुत सारा लैक्टोबैसिलस भी पालोगे, ठीक है, कल्चर करोगे, उसको डालते रहोगे बहुत, ताकि वो क्या बना दे, दही बना। ये भी एक दूसरे का रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी आ जाता है, ये जो है एक बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोसेस है। पर हम लोग इतने छोटे-छोटे चीज़ के बारे में बात नहीं करेंगे, हम लोग बात करेंगे कि और एडवांस क्या है, इससे ज़्यादा एडवांस क्या है। इसमें देखो हम लोग कर क्या रहे हैं, किसी एक का जीन निकाल कर किसी दूसरे के जीन में, मतलब किसी दूसरे सेल में डाल दें, उससे क्या होगा कि ये सेल जो है थोड़ा सा चेंज हो जाता है, ठीक है। अब ये जो एप्लीकेशन है इससे हम लोग को कुछ नया चीज़ मिलेगा, ठीक है। अब इसका देखो, इसका इफेक्ट जो होता है वो बहुत ही हेल्दी भी हो सकता है, मतलब बहुत ही अच्छा चीज़ के लिए उसको यूज़ किया जा सकता है और बहुत हार्मफुल भी हो सकता है, ठीक है। तो आज तक जितना सारा भी हम लोग जो ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी करते हैं वो एक लिमिट में रहकर करते हैं, एक स्केल में रहकर करते हैं। क्योंकि अगर ये टेक्नोलॉजी सब लोग करने लगे, ठीक है, तो लोग क्या करने लगेंगे कि ह्यूमंस का, आदमियों का भी क्लोन बनाने लगेंगे और फिर क्या करेंगे कि एक्सपेरिमेंट करने के नाम पे, सपोज तुमको उड़ने का शौक है, ठीक है, और तुम क्या करेंगे बोलो कि फ्लाइंग जो क्या बर्ड जो है उसका जीन जो है फ्लाइंग जीन उसको लेके तुम्हारे अंदर डाल देंगे, फिर बोलेंगे कि तुम्हारे पंख निकले हो जाएगा। तो उससे क्या होगा कि बहुत सारे लोगों का डेथ हो सकता है, ठीक है, बहुत म्यूटेशंस आ सकते हैं। तो इसलिए क्या किया जाता है कि बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोसेसेस है ये ह्यूमंस तक लिमिटेड है, मतलब ये ज़्यादा लोगों को परमिसेबल नहीं होता, ज़्यादा एक्सट्रीम एक्सपेरिमेंट करना परमिसेबल नहीं होता, हम लोग एक लिमिट में रह करते हैं जहाँ तक हम लोग के लिए सुविधा है। मतलब सपोज हमको कोई एक बीमारी है, उसके लिए हमको कोई वैक्सीन चाहिए। अब वैक्सीन से क्या होता है कि हम सपोज जो वायरस है या फिर कोई भी बैक्टीरिया है उसका हम सपोज जीन लीजिए, मेरे पास एक बैक्टीरिया है जो कि क्या कर रहा है कि हम लोग का हर वक्त हम लोग क्या कर रहे हैं कि कोई बीमारी प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे कि उस बैक्टीरिया का स्ट्रक्चरल जीन ले लेंगे, ठीक है, फिर उसको क्या करेंगे किसी दूसरे सेल में डाल देंगे, होस्ट सेल। तो ये जो सेल में हम डालेंगे तो क्या होगा कि ये जो होस्ट सेल है उसके लिए एंटीबायोटिक्स या एंटीबॉडीज क्रिएट करना स्टार्ट करेगा, तो वो एंटीबॉडीज को हम लेके फिर से हमने ह्यूमन में डाल देंगे, तो क्या हो जाएगा कि मेरा ह्यूमन जो है फिर वो रजिस्टर्ड हो जाएगा इसको उस बैक्टीरिया को, ठीक है। तो ये हम लोग के लिए अच्छे के लिए हो। लेकिन हम ऐसे भी एक्सट्रीम स्टेप्स में जा सकते हैं जहाँ पे कि हम ऐसे एक्सपेरिमेंट्स करें जो कि मेरे फायदे के लिए हो और बाकियों के नुकसान के लिए हो, ठीक है। जैसे कि हम चाहें तो हम अपना एक क्लोन बना लें, 7-8 को क्लोन बना के सबको घुमाने लगे दुनिया पर, ठीक है। ऐसा किया जा चुका है, इसलिए एक्सपेरिमेंट जो है लिमिटेड होता है।
हर ऑर्गेनिज्म पे तुम एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते और उस लेवल तक मतलब उस लिमिट को क्रॉस करके नहीं कर सकते, ठीक है। हम लोग ये सब तो जो भी तुम लोग का जनरल नॉलेज पता ही होगा, हम लोग देखेंगे इसका प्रोसेस कि क्या क्या इसमें इन्वॉल्व है। तो देखो एनसीईआरटी जो तुम लोग का बुक है उसमें थोड़ा सा घुमा के दिया हुआ, पहले तुम लोग को सारा का सारा प्रोसेस नहीं बताया है, प्रोसेस में क्या इन्वॉल्व होता है वो नहीं बताया, पहले कंपोनेंट का डिटेल दे दिया और कंपोनेंट का डिटेल्स देने के बाद डायरेक्ट प्रोसेस पे जंप किया, तुम लोग उसे समझ नहीं पाओगे। हम तुम लोग को पहले प्रोसेस बताइए कि क्या प्रोसेस यूज होता है इसमें, ठीक है। ये क्या मतलब किसका, ये देखो बायोटेक्नोलॉजिकल जितना भी प्रोसेस है वो एक कॉमन प्रोसेस को फॉलो करते हैं, वो कॉमन प्रोसेस हम लोग पहले पढ़ेंगे, फिर उस कॉमन प्रोसेस में जितने सारे चीज यूज होते हैं उसके बारे में डिटेल्स होते हैं, ठीक है। पहले क्या क्या तुम लोगों की पहले उसको डिटेल में दे दिया है, फिर उसके बाद वो प्रोसेस में यूज किया, तुम लोग को समझ में नहीं आएगा, थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, ठीक है। तो हम पहले तुम लोग को प्रोसेस पढ़ा देते हैं, फिर उसके बाद हम लोग धीरे धीरे सब डिटेल्स होते हैं, ठीक है। तो अपना एचएमडी का 202 नंबर पेज लिखा है, चलो 201 वहां पे लिखा हुआ है एक हेडिंग प्रोसेसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, प्रोसेसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। ठीक है, ये सबके पास है ना ये वाला प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, ठीक है, ये देखना, ठीक है। तो देखो रिकॉम्बिनेंट का मतलब क्या होता है कि हम लोग रिकम्बाइन करते हैं, एक जीन को लेके दूसरे जीन में कंबाइन करते हैं, ठीक है, जैसे दूसरे होस्ट सेल में डालते हैं जिससे कि वो होस्ट सेल इसको अपने जीन के हिसाब से ट्रीट करे, उसको हम लोग कहते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए, बस डीएनए को रिकम्बाइन करते हैं। पर यहाँ पे अल्टीमेटली क्या हो रहा है, तुम लोग क्या निकाल रहे हो, बोलो जीन निकाल रहे हो ना, जीन कहाँ पे होता है, तो इस पूरे एंटर बायोटेक्नोलॉजी में, पूरे एंटर बायोटेक्नोलॉजी को जो भी करना है, जो भी टेक्नोलॉजी जो भी कुछ भी करना है, वो दही बनाना है या फिर आदमी बनाना है, जो भी करना है, ठीक है। लेकिन इसमें तुम लोग क्या करोगे, कहीं से जीन निकालोगे, किसी सेल से तुमको पहले डीएनए निकालना पड़ेगा, फिर उससे जीन निकालना पड़ेगा, तब ना जाके उसको कहीं पे डालोगे। अभी जो जाएगा इसको हम लोग क्या कहते हैं, वेक्टर कहते हैं, वेक्टर जिसमें तुम लोग देखे होगे डीएसी था और वाईएसी था, ठीक है नहीं, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम इस आर्टिफिशियल क्रोमोसोम ये सब थे, है ना, ये तो बाद का प्रोसेस है। पहले क्या होगा जो डीएनए से हम लोग क्या निकालना पड़ेगा, जीन को निकालना पड़ेगा, पर पहले डीएनए कहाँ पर रहता है, न्यूक्लियस के अंदर, सेल के न्यूक्लियस के अंदर, उसको तो पहले निकालना पड़ेगा ना, डीएनए को तो अलग करना पड़ेगा पहले, वो तो बहुत चीज़ों के साथ रहता है कि नहीं। तो सबसे पहला स्टेप इसमें है प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में पहला स्टेप होता है आइसोलेशन ऑफ डीएनए, ठीक है। सबसे पहला स्टेप क्या है, ये चीज तुम लोग पहले से ही पढ़े हो है कि नहीं, बस इसके स्टेप का नाम पढ़िए, अभी हम उसको डिटेल में पढ़ेंगे कि किस तरह से सीखा है, ठीक है। डीएनए या फिर इसमें लिखा हुआ जेनेटिक मटेरियल, ठीक है, आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। देखो मेरा अगर ये सेल है, देखो अगर ये मेरा सेल है और इसके अंदर कहीं पे मेरा क्या है, न्यूक्लियस है, ठीक है, और यहाँ पे कहीं पे मेरा क्या है, डीएनए पड़ा हुआ है ना, ठीक है, ऐसे इसमें डीएनए पड़ा हुआ है, इसको हमको निकालना है, और यहाँ पे बहुत सारा चीज पड़ा हुआ होगा, जितना हाई लेवल का डीएनए उतना हाई लेवल का चीज पड़ा होगा, उससे डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स पड़े हुए हैं, लेकिन पहले देखो सबसे पहले डीएनए तक पहुंचने के लिए हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इस सेल जो भी मेरा डिजायर्ड सेल है, हाँ देखो जिस जीन को हमको निकालना है उसको हम लोग क्या कहते हैं, जीन ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, उसको क्या कहते हैं,
ठीक, उसको क्या कहते हैं, जीन ऑफ इंटरेस्ट। सपोज हमको किसी का बाल जो है वो लाल कलर का हो रहा है, ठीक है, अब लाल कलर का बाल क्यों हो रहा है और कैसे हम फिर से लाल कलर का बाल करना है हमको, अगर ऐसा हमको चाहिए तो उससे कोई जीन होगा ना जो प्रोटीन बनाना होगा जिसकी वजह से कि लाल कलर का बाल हो रहा है उसका, है ना, तो वो लाल कलर का बाल का जीन का हमको निकालना है, तो उस जीन को हम क्या कहेंगे, जीन ऑफ इंटरेस्ट। जिस जीन में मेरा इंटरेस्ट है हमको उसके ऊपर रिसर्च करना, उसको हम कहेंगे जीन ऑफ इंटरेस्ट। उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले उस डीएनए, जिस वो जो जीन है कहीं ना कहीं डीएनए में होगा, उस डीएनए को पूरा एंटायरली निकालना है। देखो अगर ये पूरा मेरा सेल है, इसके अंदर न्यूक्लियस है, इसके अंदर डीएनए है, ठीक है, अब देखो ये सेल जो है ये चारों तरफ से कवर्ड क्या होता है, अगर ये प्लांट सेल हुआ तो इसमें क्या होगा, अगर ये प्लांट सेल हुआ सपोज ये प्लांट सेल हो तो इसमें ये क्या होगा, सेल वॉल होगा, है ना, अगर सेल वॉल होगा ये मेड ऑफ क्या होता है, सेलुलोज से बना हुआ होता है। सबसे पहले हमको इसको रप्चर करना पड़ेगा, इसको निकालना पड़ेगा, इस सेलुलोज को हटाना पड़ेगा। सेलुलोज को डाइजेस्ट करने वाला क्या होता है, ऐसा कौन है जो सेलुलोज को डाइजेस्ट करता है, क्या नाम है उसका, हाँ? अच्छा इससे पहले हम लोग पढ़े थे डीएनए को डाइजेस्ट करने वाला, आरएनए को डाइजेस्ट करने वाला, क्या नाम है उनका, डीएनए को कौन डाइजेस्ट करता है, बोलो, डीएनए, आरएनए को आरएनए, उसी तरह से सेलुलोज को सेलुलेज डाइजेस्ट करता है, ठीक है, इसको डाइजेस्ट करने के लिए हम क्या डालेंगे, सेलुलेज, याद रखना एएसी, एंड में एएसी लगता है, ठीक है, सेलुलेज डाइजेस्ट सेलुलोज, तो हम लोग क्या डालेंगे इसमें, सेलुलेज डालेंगे, जो सेलुलेज है ये क्या कर लेगा, ये सेल वॉल को, प्लांट का सेल वॉल होता है बाकी में नहीं होता है ना, एनिमल सेल, एनिमल जो सेल होता है उसमें सेल वॉल नहीं होता है, तो हम लोग को यहाँ पे सेलुलेज डालना पड़ेगा, ठीक है, तो वो डाइजेस्ट कर देगा किसको, सेलुलोज हो गया। अगर ये बैक्टीरिया का सेल वॉल होता है उसको लिख लेना, बनाओ देखो, लिखना सबको, अगर यहाँ पे एनिमल सेल होता तो हम लोगों को जरूरत नहीं पड़ता क्योंकि उसमें सेल होता ही नहीं है ना, अगर एनिमल सेल होता तो सिंपली प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, उसको डाइजेस्ट करने के लिए हम लोग को सेलुलोज डालने का जरूरत नहीं है, वो सिंपली क्योंकि सिंपल मेम्ब्रेन है उसको डाइजेस्ट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पे बैक्टीरियल सेल में होता तो बैक्टीरियल सेल को डाइजेस्ट करने के लिए क्या चीज की जरूरत पड़ता है, बायोमोलिक्यूल्स में शायद तुम पढ़े होगे, इसमें भी होगा ये, देखो इसमें हम लोग क्या डालते हैं, लाइसोजाइम, ठीक है, लाइसोजाइम डाइजेस्ट और लाइसोजाइम कहाँ पे होता है, कहाँ से पाया जाता है लाइसोजाइम, कहाँ मिलता है ये, हम लोग का सलाइवा में, ह्यूमन सलाइवा में मिलता है ये, ठीक है, ठीक है,
ये ह्यूमन सलाइवा में मिलता है, बहुत जगह पे मिलता है, लेकिन ह्यूमन सलाइवा में एबंडेंट अमाउंट में होता है। क्यों बोलोगे ह्यूमन सलाइवा में क्यों होता है ये? अगर ये हमारे सलाइवा में होता है, लाइसोजाइम जो है वो हमारे सलाइवा में होता है, तो हम लोग जब भी कोई चीज़ खाते हैं तो उसमें बैक्टीरिया होगा अगर, तो उसको डाइजेस्ट कर लेगा। इसीलिए तो जब हम लोग का सलाइवा जो है वो एक तरह का क्या है, उसका एंजाइमेटिक एक्टिविटी होता है, वो डाइजेशन में हेल्प करता है। हम लोग बोलते हैं सलाइवा मोस्टली इसको फूड, लेकिन उसके साथ साथ क्या करता है, वो लाइसोजाइम भी रिलीज करता है। मतलब उसमें जो लाइसोजाइम होता है वो क्या करता है कि जो बैक्टीरिया अंदर जा रहा है उसका सेल वॉल को, सॉरी उसका जो बैक्टीरियल सेल वॉल है उसको हम लोग उसको रप्चर कर देगा, ठीक है। तो उससे क्या हो जाएगा कि बैक्टीरिया जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इसलिए हम लोग का ह्यूमन सलाइवा में लाइसोजाइम होता है, ठीक है। तो अगर बैक्टीरियल सेल वॉल रहा तो हम लोग को लाइसोजाइम करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर यहाँ पे फंगस का सेल वॉल रहा, फंगस का जो मेम्ब्रेन है वो किससे बना हुआ होता है? दोनों ही दोनों पढ़े हो, अगला सिलेबस में है। फंगस का जो आउटर मेम्ब्रेन होता है वो किससे बना हुआ होता है? वो बना हुआ होता है चाइटिन से। और इसको डाइजेस्ट करने के लिए CHI है, ठीक है, इसको डाइजेस्ट करने के लिए हमको क्या डालना पड़ेगा? जैसे कि डीएनए को डाइजेस्ट करने के लिए डीएनए डालते हैं, उसी तरह से आरएनए को डाइजेस्ट करने के लिए आरएनए डालते हैं, और सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए सेलुलोज डालते हैं। उसी तरह से चाइटिन को डाइजेस्ट करने के लिए चाइटिनेज, ठीक है। तो इसमें हम क्या डालेंगे? चाइटिनेज डाइजेस्ट। ये काफी बार हम लोग का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में आता है, ठीक है। चाइटिनेज और क्वेश्चन सब है ये, तो इसको डाइजेस्ट करने के लिए क्या डाला जाएगा? हो गया। तो हम लोग जितना तरह का है और बाकी जितना भी तरह का हम लोग एक बेसिक तरह का जितना सारा सेल वॉल्स और सेल मेम्ब्रेन होते हैं उसको हम लोग डाइजेस्ट कर लिए। अंदर जाएंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा? इसके अंदर हम लोग को, इसके अंदर हम लोग को क्या मिल जाएगा? अगर साइटोप्लाज्म के अंदर जाएंगे हम लोग को, देखो इसमें हम लोग को डीएनए निकालना है। हम लोग को किस क्या चीज़ काम का नहीं है? हम लोग का आरएनए हम लोग का काम का नहीं है, प्रोटीन हम लोग का काम का नहीं है, लिपिड्स हम लोग का काम का नहीं है, ये सबको हटाना पड़ेगा, लेकिन तो देखो अब हम अंदर चले गए सेल वॉल की, इसके मेम्ब्रेन के अंदर चले गए, ठीक है। अब अगर हमको इसके अंदर सपोज कोई प्रोटीन मिल रहा है, ये प्रोटीन है, ठीक है ना। अगर ये प्रोटीन है, इसको डाइजेस्ट करने के लिए हम क्या डालेंगे? बोलो, इसको डाइजेस्ट करने के लिए क्या क्या डाला जाता है? प्रोटीज, प्रोटीन नहीं प्रोटीज, ठीक है। प्रोटीज, अगर प्रोटीन डालेंगे तो प्रोटीज क्या करेगा? डाइजेस्ट कर जाएगा, इसको डाइजेस्ट कर जाएगा। फिर क्या करेंगे? अगर यहाँ पे लिपिड्स होंगे तो सपोज यहाँ पे मेरे लिपिड्स हैं, अगर ये लिक्विड है या फिर फैट है तो क्या डालेंगे? लिक्विड है या फिर फैट है तो क्या डालेंगे? याद रखना लाइपेज। क्या डालते हैं? एक लाइपेज का नाम बताओ जो सब तुम लोग बॉडी में कॉमनली अवेलेबल होता है। पैनक्रियाटिक लाइपेज, पैनक्रियाटिक लाइपेज जो तुम लोग का पैनक्रियास सीक्रेट करता है, वो क्यों क्या करने के लिए? क्लास 10 में पढ़ेंगे। लिपिड और इमल्सिफाइड फैट को डाइजेस्ट करने के लिए। देखो प्रोटीन, लिपिड और फैट जो है वो इतना जल्दी डाइजेस्ट नहीं होते, इमल्सिफाइड फैट, ठीक है। तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए हम लोग का जो स्मॉल इंटेस्टाइन और हम लोग का स्टमक में ही उतना इजीली वो डाइजेस्ट होता नहीं, इसलिए हम लोग उसके लिए प्रोटीन्स और लिपिड्स और फैट को डाइजेस्ट करने के लिए पैनक्रियाटिक लाइपेज, मतलब पैनक्रियाटिक लाइपेज जो है उसको सीक्रेट किया जाता है, और प्रोटीन के लिए पेप्सिन, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो है हम लोग किसी भी तरह का प्रोटीन डाल सकते हैं। प्रोटीन बहुत तरह के होते हैं, उसमें से कोई भी एक प्रोटीन हम लोग डाल सकते हैं, प्रोटीन डाइजेस्ट करने के लिए, और लाइपेज डाल सकते हैं लिपिड को डाइजेस्ट करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ प्रोटीन और लिपिड डाइजेस्ट हो गया। उसके अंदर अगर हम जाएं अभी तो क्या होगा? उसके अंदर मेरे पास एक और मैक्रोमोलेक्यूल होता है, उसका नाम है आरएनए, ठीक है, राइबोन्यूक्लिक एसिड। अगर यहाँ पे आरएनए है, सपोज यहाँ पे मैं ऐसे घूम रहा है, ठीक है, वैसे आरएनए जो है यहाँ पे बाहर में घूमते रहते हैं, ठीक है। अब अगर सपोज ये मेरा आरएनए है तो इसको डाइजेस्ट करने के लिए हम क्या डालेंगे? आरएनएज, ठीक है। जल्दी से डीएनए मत डालो, फिर लोग डीएनए को डिस्ट्रॉय कर देगा। सब कुछ डालकर जो मन करे तुम एप्रोप्रिएटली सब कुछ डाल दो इसको डिस्ट्रॉय करने के लिए, एक्सेप्ट हमको क्या नहीं डालना है? डीएनए नहीं डालना है, डीएनए ही खा जाएगा, ठीक।
हम यहाँ पे आरएनए डालेंगे। देखो आरएनए जो है वो एक्चुअली इसको न्यूक्लियस कहते हैं, ठीक है। न्यूक्लियस क्या होता है? डाइजेस्ट न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। अब न्यूक्लियस जो है वो फिर दो तरह के होते हैं, एक है हमारा डीएनए और एक होता है डीएनए एंड आरएनए, ठीक है। जो डीएनए को डाइजेस्ट करता है और जो आरएनए को डाइजेस्ट करता है, ठीक है। हम लोग आरएनए को डाइजेस्ट करने के लिए किसको डालेंगे? आरएनए को डालेंगे, ठीक है। अगर डीएनए को डाइजेस्ट करना होता तो हम लोग किसको डालते हैं? डीएनए को डालते हैं, है ना, समझ में आया? ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का सारा का सारा जो भी, और बाकी जितना भी मैक्रोमोलेक्यूल छोटा छोटा रहेगा वो सबको हम लोग अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट से हम लोग डाइजेस्ट कर सकते हैं, हीट करके भी या फिर कुछ भी करके हम लोग इसको मेजरली हम लोग को ये सब सारा प्रिपरेशन चीज हटाना रहेगा, ठीक है। अब बच क्या गया मेरा वहां पे बचा क्या होगा मेरा? बस डीएनए बचा होगा, ठीक है। जो बच रहा होगा वो क्या होगा मेरा? डीएनए बच रहा होगा। अब देखो वो जो डीएनए है, लेकिन ये पूरा एंटायर जो है इसके ब्रोकन टुकड़े टुकड़े जो प्रोटीन है, ये लिपिड को तोड़ दिए, इसका जो मेम्ब्रेन को तोड़ दिए, हम जो आरएनए को तोड़ दिए, सब टुकड़े टुकड़े फ्रैगमेंट हो गए होंगे और वो डीएनए सब मिल गए होंगे, लेकिन तो हम लोग को डीएनए को कैसे निकालना है उससे, क्योंकि सारे के सारे ये जो अब जो सपोज एक टेस्ट ट्यूब के अंदर हम लोग उसको सारे का सारा को तोड़ रहे हैं, ठीक है। एक टेस्ट ट्यूब लिए, वहाँ पे उस सेल को लिए, फिर उसमें हम प्रोटीन डाले, फिर लाइपेज डाले, फिर उसमें आरएनए डाल दिए, फिर उसमें जो सेल वॉल है उसके हिसाब से उसको डाले, सब कुछ टूट जाएगा, बस डीएनए को छोड़कर सब डिस्ट्रॉय हो गया। अब क्या होगा? सारा का सारा लेकिन मिक्स तो हो गया है डीएनए के साथ, ऊपर सॉल्यूशन जो है मिक्स हो गया होगा, तो उससे क्या होगा कि हम उससे डीएनए को कैसे निकालेंगे, अलग से डीएनए को कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए याद रखना एक चीज यूज करता है जिसको हम लोग बोलते हैं चिल्ड इथेनॉल, ठीक है। क्या कहते हैं इसको? चिल्ड इथेनॉल। वो जो सॉल्यूशन है उसमें अगर हम लोग चिल्ड इथेनॉल डाल देंगे, ठीक है, चिल्ड इथेनॉल डाल देंगे। चिल्ड इथेनॉल मतलब क्या होता है? इथेनॉल क्या है? OH ग्रुप लगा हुआ फंक्शनल और उसमें इथेन, ठीक है, ETH इथाइल ग्रुप, ठीक है। तो ये क्या है? अल्कोहल है, ठीक है, दारू, ठीक है। चिल्ड मतलब क्या होता है? ठंडा, मतलब ठंडा दारू। अगर तुम ठंडा दारू डालोगे उसमें क्या होगा कि प्रेसिपिटेशन होगा, किसका? कि जितना सारा जो बाकी जितने सारे भी कंपोनेंट है सबका प्रेसिपिटेशन हो जाएगा, डीएनए जो है सरफेस पे रह जाएगा, ठीक है। फिर डीएनए जो सरफेस पे जब रह जाएगा उसको हम लोग उठा सकते हैं, निकाल सकते हैं। सब अपना अपना देखो बुक में एक फिगर दिया हुआ है, ये फिगर है, ठीक है। ये तो ये फिगर है, दिख रहा है सबको? ठीक है ना? हाँ देखो यहाँ पे यहाँ पे क्या क्या जा रहा है कि ये ऊपर हम पोर्शन है जेल ले सकते हैं, पीडीए नहीं करते, बाकी सब नीचे बैठ गए। इसको हम उसमें एक छोटा सा तार से कोई भी चीज जिससे कि बेंड हो गया है, इसको हम क्या करेंगे? टेस्ट ट्यूब में डालेंगे, उस तार को फिर इस पे घुमाएंगे और उठा के ले आएंगे, ठीक है। हाँ चिल्ड इथेनॉल, ठीक है, चिल्ड इथेनॉल ठंडा दाल, ठीक है, ये डाल दिया गया, हो गया। अब समझ में आ रहा है? तो हम लोग का अभी डीएनए जो है वो यहाँ से बाहर निकल गया, समझ में आ रहा है? चिल्ड इथेनॉल डालेंगे तो ये जो मिक्सचर था पूरा वो सारा का सारा नीचे बैठ जाएगा, एक्सेप्ट डीएनए, डीएनए जो ऊपर में तैरता रह जाएगा। फिर हम कुछ भी चीज डालकर उसमें से निकाल देंगे डीएनए, ठीक है, छोटा सा कोई भी चीज डालकर हम उसको डीएनए को निकाल देंगे। डीएनए को निकालने के बाद हम क्या हो गया? मेरा डीएनए जो है पूरा एंटायर सेल से मेरा क्या निकल गया? डीएनए सेपरेट हो गया, इसको कहते हैं आइसोलेशन ऑफ डीएनए। अब हमको उस डीएनए से बाकी चीज करना है, ठीक है। अब देखो हमको यहाँ से एक जो सेल मिला है उसमें से वो डीएनए उसका मिला है। अब इतना लंबा प्रोसेस करने के बाद हम क्या करेंगे कि एक्सपेरिमेंट करेंगे, तो हो सकता है चांसेस है कि एक्सपेरिमेंट में गलती होगा, है ना, तो हो सकता है मेरा डीएनए जो है वो बर्बाद हो जाए, डिस्ट्रॉय हो जाए, तो हम इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकते, लेकिन तो हम क्या करेंगे कि उस डीएनए को क्या करना पड़ेगा? हमको रेप्लिकेट करना पड़ेगा बहुत बार, मतलब बहुत सारा डीएनए जो है उसको उसका मतलब उस डीएनए का रेप्लिका करना पड़ेगा, मतलब उसको बहुत ज़्यादा बनाना पड़ेगा, उसका डिटो कॉपी बनाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर एक चीज़ एक बार कोई गलती हुआ तो दूसरा के साथ हम एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, डिटो उसी तरह से है। अब एक के साथ गलती हो गया तो ये डिस्ट्रॉय हो गया, तो फिर से हम वो बैक्टीरिया पे जाएंगे, फिर उसको ये सभी सब डालेंगे, फिर से उसको निकालेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। तो हम लोग क्या करेंगे? उसको फिर रेप्लिकेट कर लेंगे ताकि हम लोग का बहुत सारा निकल जाए। इससे क्या हो जाए कि हम लोग का जो एक्सपेरिमेंट है वो उसका एक्यूरेसी बढ़ जाएगा, हम लोग जितना अच्छा एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं।
दूसरा बात क्या होगा, कभी कभी हम लोग को जरूरत पड़ता है, एक बार डीएनए निकाल दिए, हो सकता है हम लोग को उसका बार बार जरूरत पड़े, ठीक है, बहुत बार जरूरत पड़े, स्केल में बहुत मास स्केल में अगर हम लोग कुछ बना रहे हैं, उस मास स्केल में हम लोग को कुछ डिजायर्ड इफेक्ट चाहिए, तो हम लोग को हो सकता है बहुत बार जरूरत पड़े, तो हम लोग क्या करेंगे उसका कि उसको रेप्लिकेट कर देंगे, बहुत सारा बना लेंगे उसको, ठीक है। तो लेकिन उसको बनाने से पहले पहले उसका फ्रेगमेंटेशन पढ़े हो तुम लोग, क्या क्या है, कटिंग, ठीक है। यानी कि वो जो डीएनए है जो भी अभी मेरा निकला है, उस डीएनए को हम क्या करेंगे, आइसोलेटेड डीएनए को क्या करेंगे, स्पेसिफिक जगह पे कट करेंगे, ठीक है, दूसरा स्टेप, ठीक है। हो गया ये बीटा रेस्ट। डीएनए को हम लोग खाली ऐसे देख सकते हैं? नहीं, खाली आपसे नहीं देख सकते, ये सारा का सारा जो चीज तुम लोग देख रहे हो ना, ये सारा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंडर हो सकता है, ठीक है, सारा का सारा चीज, ऐसे नहीं कि तुम, आप बोल रहे थे तो डीएनए को निकाल, हाँ वो टेस्ट ट्यूब जो है उसको, हाँ वो जब तुम लोग ये सब सारा एक्सपेरिमेंट करोगे बहुत स्लोली सारा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंडर दिखते हुए करोगे, ठीक है। ये सब नैनोमीटर का होता है, ठीक है, तो तुम उसको देख नहीं सकते। अच्छा हाँ, देखो ये जो प्रोटीन है, बस यहाँ का प्रोटीन नहीं होगा, प्रोटीन तुम लोग याद है ना, ऑक्टामर और जो हिस्टोन प्रोटीन होता है, जब डीएनए जो है जो ऑक्टामर में हाँ वुंडेड रहता है, वो जो ऑक्टामर रहता है वो किसका बना हुआ होता है, हिस्टोन प्रोटीन का। वो जो हिस्टोन भी एक तरह का प्रोटीन है, ठीक है, उसको भी डाइजेस्ट करने के लिए हम लोग क्या डालेंगे, प्रोटीन ही डालेंगे, जितना तरह का हम लोग प्रोटीन है सब कुछ डाल देंगे उसको। हो गया ये, एक काम करो, इसको फोटो खींच, फोटो उसमें क्लियर नहीं आ रहा हूँ, इसको फोटो फोटो खींच के ग्रुप में डालना, ठीक है। अब देखो सेकंड स्टेप,